ख़ास मुलाकात में आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जो परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं श्रीमती बिट्टू शर्मा, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं हमारे जोन की। मैडम, आपका स्वागत है न्यूज़ आवर चैनल में। नमस्कार। बहुत नाम सुना है, बहुत असामाजिक तत्वों के ऊपर, अपराध के ऊपर आपने कंट्रोल किया है। हमारी चैनल को एक प्रेरणा मिली है कि हम आपसे कुछ बात करें, आपकी प्रेरणा को लोगों के सामने लेके आए, ताकि लोग आपसे प्रेरणा लेकर के खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें और पुलिस को अपना मित्र समझे, ना कि पुलिस से अपनी कन्नी काटें। क्योंकि पुलिस की जो छवि है उसके हिसाब से आप जो काम कर रही है वो पुलिस जनता की मित्र के रूप में काम कर रही है। आपने पुलिस की छवि को सुधारा है और कुछ ऐसे उल्लेखनीय काम किए हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिले कि हम लोगों के सामने आपकी छवि को प्रस्तुत करें। शुरुआत करेंगे हम आपके बचपन के दिनों से। आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, ताकि पब्लिक को ये मालूम पड़ सके कि छोटे बैकग्राउंड से ज़्यादा संख्या में जहाँ बच्चों की हो और जहाँ संसाधनों की कमी हो, वहाँ से भी एक व्यक्ति बढ़ कर के अपनी मेहनतों से कहाँ तक आगे आ सकता है। तो मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा, शुरुआती जीवन कैसा रहा? मैं सर बेसिकली मेरठ की रहने वाली हूँ, यूपी से। और मेरा जो परिवार है, मतलब मेरा जो मायका था वो बहुत ही बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार था। हमारे परिवार में हम लोग खुद 11 बहन भाई थे, जिसमें 11वां नंबर मेरा है। और मैं बताना चाहूँगी 11वां मतलब 2 बार एक, और आज मेरा कॉल साइन भी 11 ही है। तो बहुत चीज़ कनेक्टेड होती हैं अगर हम किसी चीज़ से ईमानदार होते हो तो। पर्दा सिस्टम था घर में, लेकिन एक मुझे, जैसे मैं बेसिकली स्पोर्ट्स से हूँ, और स्पोर्ट्स में मतलब उस टाइम जब मैं खेलती थी, पर्दा सिस्टम से बाहर आके जो कोई बच्ची खेलना चाहती तो उसके लिए आपको पता है कि घर से ही स्टॉपर लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी कुछ ऐसी सपने थे कि मेरी पीठ के पीछे इंडिया लिखा जाए। बहुत बढ़िया। मतलब मैं इंडिया के लिए, अगर मैं जन्मी हूँ और मैं 1 नंबर 2 बार मेरे जीवन में आए हैं, 11वां नंबर, तो मैं ऐसा कुछ करके बताऊं जो 11वें भी नहीं कर पाए, मैं कर दूं। बहुत बढ़िया। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मा मुझे खेलना है। बोले ठीक है बेटा, पापा से बोला। क्योंकि सबसे छोटी थी, जो सबसे बड़े भाई थे उनकी मैरिज के बाद हुई थी मैं, तो वो भी मेरे को एक घर में 2 पापा मिले। मेरा बड़ा भाई भी मेरे पापा के समान ही थे। तो मैंने खेलना स्टार्ट किया और ईश्वर ने ऐसी सुनी कि मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बनी। और 12वीं मैंने मेरठ से करी। 12वीं के बाद मैंने LNIP से ग्रेजुएशन किया और वहाँ पे आके मैं इंडिया प्लेयर बनी। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है फीमेल के लिए कि हमें खुद से ईमानदार होना है, अपने गोल सेट करने, टारगेट सेट करने। उससे अगर हम नहीं भटकेंगे तो कोई भी बैरिकेड, कोई भी स्टॉपर हमें नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया। तो बचपन से ही पुलिस में आने की हॉबी रही होगी? मैं बचपन में एक्चुअली बता देती हूँ कि जो मेरे साथ के बच्चे थे, लड़के लड़कियाँ, तो हम एक खेल खेला करते थे, पुलिस और चोर। तो मैं उन सबको चोर बनाती थी, खुद पुलिस बनती थी। तो पता नहीं है बचपन से क्यों मेरे दिमाग में आया, जहन में आया कि इंडिया प्लेयर बनना है, इंडिया के लिए कुछ करना है। मैं बताती हूँ आपको, छत पे सोती थी ना, जैसे हम गाँव से हैं मेरठ में। पहले लोग जब कूलर AC नहीं होते थे, पंखे होते थे, लाइट चली जाती तो छत पे ही सोते थे। तो प्लेन जाता था जैसे, तो ऐसा लगता था कि यार जब मैं कभी इंटरनेशनल खेलने जाऊंगी तो इसी में बैठ के जाऊंगी। बहुत बढ़िया। तो वो चीज़ थी दिमाग में, जहन था कि भाई मुझे कुछ करना है और अपने लिए नहीं करना है, देश के लिए करना है। तो एक मेरठ जैसे कस्बे से उठ के आना, एक इंटरनेशनल खेलना, मतलब सपना था वो, जो मेरी हकीकत। मैं एक बात बताना चाहूँगी, जिस बच्चे को कभी साइकिल मौसर नहीं हुई और वो प्लेन में बैठ गया, तो उसका जीता जागता उदाहरण हूँ मैं आपके सामने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यानी ये बचपन से ये इच्छाएं थी, ज्वलंत इच्छाएं थी, हॉबी थी कि कुछ करना है जी। भले संसाधन ना हो, भले घर में उतनी पैसों की तंगी भले रही हो, या संसाधन ना हो, या इतना बड़ा घराना ना हो, मगर इच्छाएं बहुत बड़ी थी और इच्छाओं को पूरी करने में आपने अपनी जी जान लगा दी, हम यूँ कह सकते हैं। बिल्कुल। पुलिस में आने का विचार मन में से पहले से था?
हाँ, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बचपन से, जब मैं मेरठ में थी ना, तो मेरा जो घर था कोतवाली के नज़दीक था, तो मुझे ऐसा लगता था कि हर इंसान पुलिस के पास ही जा रहा है, कुछ भी हो जाए पुलिस, कुछ भी हो जाए पुलिस। तो ऐसे ना मैं अपनी माँ के साथ बैठ के डिस्कस कर रही थी, मेरी माँ ने मुझे बोला कि मतलब लोग पुलिस वालों को गालियाँ देते हैं, और मैंने भी बचपन से गालियाँ ही सुनी है कि भाई पुलिस ऐसा है, पुलिस वैसा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी आपको कि मेरे लिए तो मैं मानती हूँ, करती हूँ, ये एक संदेश भी है सभी पुलिसकर्मियों के लिए कि किसी के भी साथ कुछ भी हादसा होता है तो वो भगवान के बाद पुलिस को ही याद करता है। तो हमें बाय लक कैसे भी हम अगर पुलिस में आ जाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जो भी प्रताड़ित पीड़ित व्यक्ति महिला आ रही है, हमें उसको 2 मिनट सुन लेंगे तो आधी समस्या तो उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है। सिर्फ 2 मिनट सुनने में उसकी समस्या ख़त्म हो जाती है। मैं पिछले 7-8 साल से फील्ड में हूँ और बीच में इलेक्शन के टाइम पे 1 साल 9 महीने में जीआरपी में रही। मेरा बहुत अपना खुद का अनुभव है, आप कितना भी पीड़ित बंदा हो, कितना भी भड़काऊ जनता हो, कितने भी झगड़े हो रहे हो, आप सिर्फ 2 मिनट सुन लो उनकी, बहुत बढ़िया, तो 50% शांत हो जाते हैं और आपका 50% काम आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सोच के मैंने पुलिस ज्वाइन की थी, और मेरी माँ ने भी यही बोला था कि लोग समझते नहीं है बेटा, लेकिन भगवान के बाद पुलिस ही है। बहुत बढ़िया। तो यानी ये विचार आपके परिवार के भी रहे, माँ के विचार, मेरी माँ के विचार, संस्कार तो वहीं से आते हैं। जी बिल्कुल। एक महिला होने के नाते पुलिस विभाग में कुछ परेशानियां झेलनी पड़ी? हाँ, शुरू में हुई परेशानियाँ, क्योंकि सबको मेरा बैकग्राउंड मालूम था कि मैं स्पोर्ट्स से हूँ, जबकि मैंने एज ए इंस्पेक्टर बेसिक ट्रेनिंग करी सब इंस्पेक्टरों के साथ, अपने एक पोस्ट नीचे उनके साथ, मतलब सब इंस्पेक्टर के साथ मैंने एक सागर में ट्रेनिंग करी। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो प्रोबेशनर उन लोगों ने 1 साल किया वो मैंने एज ए इंस्पेक्टर किया। बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरी शुरू से ये था कि जैसे मैंने नाम इंडिया के लिए खेलों में कमाया है, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड है जो मेरे टूटे ही नहीं है अभी तक, इंडिया में भी नहीं टूटे। बहुत बढ़िया। तो मैं ऐसा कुछ पढ़ी लिखी हूँ, बेसिक ट्रेनिंग करने से घर से निकली हुई लड़की पुलिस बन जाती है, तो मैं तो घर से पहले से ही बाहर हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ, तो मैं सब वो ज्ञान अर्जित करूंगी जो पुलिस में काम आएगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने बेसिक ट्रेनिंग की, प्रोबेशनर किया, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई, और उसके बाद भी जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई तो ये कह के बोल दिया गया कि भाई आप स्पोर्ट्स आए हो, आपने टीआई शिफ्ट तो करी होगी 1-2 साल, लेकिन टीआई को तो एक ही थाना मिलता है, और आप सीएसपी रहेंगे तो आपको तो 3 थाने देखने पड़ेंगे। उस टाइम पे कमिश्नरेट नहीं था भोपाल में, ये 2018 की बात है। तो अधिकारियों द्वारा डिसाइड हुआ कि ठीक है, देखते हैं इसको, अगर इससे संभाग चला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पीएचक्यू तो है ही। हाँ। तो मैंने उनसे बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि मैं अपने उसके लिए सच्ची थी, मुझे कुछ ना कुछ करना था, तो 16 अगस्त 2018 को एक डेड बॉडी मिली मेरी ज्वाइनिंग करने के 2 महीने 1.5 महीने बाद ही, और उस एक डेड बॉडी ने, जो मैंने रील पकड़ी, इंडिया के 34 ब्लाइंड मर्डर थे, वो मैंने सुलझाए। ओके। और आदेश खामरा को मैंने पकड़ा। बहुत बढ़िया। और इंडिया का नंबर 1 केस है ये। मतलब वो लगन जो थी करने की, इच्छा जो थी कि भाई मुझे करना है, टारगेट था मुझे कि, और फिर इतना एप्रिसिएशंस नेशनल लेवल पे चला, न्यूज़ में चला, अधिकारियों ने दिया, उसमें पुलिस विभाग द्वारा मुझे रुस्तम अवार्ड भी दिया गया। बहुत बढ़िया। तो मतलब अब सब सही है, मतलब ठीक है, ऐसा होता लगता है कि मुझे अब कि मुझे भगवान ने इसी चीज़ के लिए बनाया है। अगर कोई ऐसी चुनौती सामने आती है तो मुझे लगता है कि नहीं, ये चुनौती नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ मेरे सामने आई जो मैं ही कर सकती हूँ, मैं कर लेती हूँ। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भले महिला हो या पुरुष हो, करने की अगर इच्छा हो, बिल्कुल है ना, करने की अगर तमन्ना हो तो महिला भी कुछ भी कर सकती है, और आपने करके दिखाया। बिल्कुल कर सकती। मतलब वो केस जो सुर्खियों में था, वो केस जिसको लोग समझ नहीं पा रहे थे, आपने सुलझा करके रख दिया जी। ये एक अचीवमेंट मान सकते हैं। अगर हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी आपने एक छवि बनाई है जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। उसमें बताना चाहूँगी सर कि मैं खेली, और मतलब मैं इतना खेली कि मैं समुद्र में चली गई थी। शादी के बाद 5 साल खेली मैं, और शादी के बाद किसी एक फीमेल लड़की का खेलना मतलब एक 8वां अजूबे जैसा है।
मेरे जो हस्बैंड है वो सिंगल वो है, चाइल्ड है, मतलब एक ही बेटा एक बेटी है मम्मी पापा को, सास ससुर को मेरे। तो इच्छाएं होती हैं कि भाई शादी हो गई तो जल्दी से हम बच्चा हो जाए, मतलब। लेकिन मुझे इतना सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने, कि जब मेरी मैरिज हुई तो मेरी माँ ने ही इन लोगों को बोल दिया था कि इसकी तमन्ना इंडिया खेलने की है और इंडिया इसके पास, इसके मैं बिफोर मैरिज ही इंडिया खेल चुकी थी, नौकरी लग चुकी थी मेरी, बट ये अभी 5 साल और खेलेगी क्योंकि इन्हें बहुत गहरी तपस्या की है बचपन से। तो इसको आप 5 साल खिलाओगे तो मैं शादी करूंगी, अदरवाइज मैं 5 साल में खिलाऊंगी, फिर बाद मैरिज करेंगे। तो मेरे ससुर साहब बोले कि नहीं हम खिलाएंगे इसको। उन 5 सालों में मैंने 18 इंटरनेशनल खेले शादी के बाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हम कह सकते हैं कि पति का भी इसमें योगदान रहा। जी बिल्कुल रहा। अब आते हैं हम महिला सशक्तिकरण के बारे में। आपकी भूमिका, आपके काम महिलाओं को एक सशक्तिकरण का केंद्र माना जा सकता है कि महिला भी एक सशक्तिकरण का केंद्र बिंदु बन सकती है। इसमें मैं बताना चाहूँगी सर आपको, घर से चूल्हे से स्टार्ट करते हैं हम। घर से चलो चूल्हा, चूल्हे से चलो चुराहा, और चुराहे से चले जाओ किसी भी डिपार्टमेंट में। आप देखिए जो फीमेल्स ईमानदारी से काम कर रही हैं वो अपने आप में एक सशक्त है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो महिलाओं को ये बोलते हैं कि भाई ये मानते हैं कि महिला कुछ नहीं कर सकती, तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर एक पुरुष कमाने के लिए बाहर निकलता है तो वो इसलिए कमा पाता है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली, उसकी पूरे बच्चों की परवरिश, उसके माँ बाप की परवरिश पीछे उसकी बीवी उनकी माँ बन के कर रही होती है, इसलिए वो शांति से नौकरी कर रहा होता है। अब वर्किंग में आ जाते हैं। वर्किंग वूमेन डबल काम करती हैं, घर में आदमी का भी करती है और औरत का भी करती है, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो कमा के भी ला रही है और तुम्हारे बच्चे भी संभाल रही है, तुम्हारा चूल्हा भी संभाल रही है। बहुत बढ़िया। तो महिला को शक्ति, मतलब मैं कहती हूँ महिला का नाम महिला नहीं होना चाहिए, शक्ति नाम होना चाहिए था। बहुत बढ़िया, क्योंकि वो दोनों चीज़ें भली भांति कर सकती हैं। इसी के ऊपर एक और प्रश्न मैं जानना चाहूँगा। एक माँ है आप, एक पत्नी भी हैं आप, एक अधिकारी भी हैं, इन तीनों में कैसे संतुलन बिठा पाती हैं? क्योंकि तीनों का रोल बहुत अहम है और तीनों में समय चाहिए, एनर्जी चाहिए और ध्यान भी चाहिए पूरा। बिल्कुल 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 सही कैसे आपने क्वेश्चन किया। जैसे मैं बताया मैंने आपको, खामरा केस मैंने डिटेक्ट किया था, उस वक्त में 3-3.5 महीने बाहर रही। मतलब हम लोगों ने उस पूरे केस में 19 लोग उठाए थे, लगभग 19 लोग उठाए थे। तो मेरे पति को, मेरी बेटी को, मेरे मम्मी पापा को, मतलब सास ससुर को भी पता नहीं होता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कौन से शहर में हूँ। और वो सपोर्ट, वो जो कॉन्फिडेंस था या वो जो गोपनीयता थी, उसी गोपनीयता ने वो केस हमारा सोल्व किया। और मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि जो सपोर्ट घर से रहता है, अब जैसे क्या 3 महीने में त्यौहार नहीं आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे। करवा चौथ भी आई होगी, दिवाली भी आई होगी, मेरी बच्ची का बर्थडे भी आया होगा, मेरे खुद के भी 3-4 त्यौहार आए होंगे। लेकिन ये सब चीज़ें मैंने जैसे बताया आपको कि मैं जब पुलिस में आई तो मेरी खुद की इच्छा थी, मुझे मालूम था ये सब कुछ करना है मुझे, वैसे ही हम घर सेट कर देते हैं। घर में भी बच्ची को पता है कि मम्मी गई है तो आने का ठिकाना नहीं है, हस्बैंड को भी मालूम है, मम्मी पापा को भी मालूम है, बस वो जो सपोर्ट होता है वो सब काम करा देता है। बहुत बढ़िया। तो हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए आपने एक रोल मॉडल सेट किया है, इसके लिए कुछ आगे कदम उठा रही हैं आप? जैसे मैं स्पोर्ट से हूँ, तो जब मैं PHQ में थी 2015 से लेके 18 तक, तो मैंने एक मार्शल आर्ट एकेडमी खोली थी, मैंने, मेरे हस्बैंड ने। उसमें हमने बच्चों को सेल्फ डिफेंस वगैरह की वो थी, और उस वक्त मैंने करीबन 10,000 से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस स्कूलों में जाके फ्री सिखाया था। बहुत बढ़िया। और उसके बाद हमने वर्क किया जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, मतलब ब्लाइंड बच्चों को हमने जूडो सिखाना शुरू किया। मतलब मैं ऑफिस आज से, मतलब PHQ से मैं 6 बजे तक घर पहुंच जाती थी, 5 बजे से 4:30 बजे क्लास होती थी, मेरे हस्बैंड देखते थे, उसके बाद जाकर मैं उनको ज्वाइन कर लेती थी। तो उस एकेडमी से ये मान लो आप कि कम से कम 10 से 15 बच्चे इंटरनेशनल प्लेयर बने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनमें से एक बच्ची तो गवर्नमेंट जॉब में है, अभी खेलो इंडिया खेलो की कोच है। अच्छा जी, पूनम शर्मा। और वो एकेडमी हमने चलाई और वो एकेडमी भी संचालित है हमारे यहाँ।
अभी तक कितने बच्चे आपने ट्रेन कर दिए होंगे? एज ए कोचिंग बोलो तो बता सकती हूँ मैं आपको कि 2007 से लेके 6 से लेके 11 तक खेल युवा कल्याण की जो अकेडमी है अभी, उनका प्रोजेक्ट मैंने ही लिख के दिया था। अच्छा। 5 साल में खेल अकेडमी में एज ए चीफ कोच रही और 400 से ऊपर मेडल है मेरे बच्चों के उस वक्त के। और 5 से 10,000 बच्चों को मैं सेल्फ डिफेंस उस टाइम मैंने सिखाया था। और एकेडमी में जो मेरे बच्चे हैं, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे अभी हस्बैंड देख रहे हैं, क्योंकि 2018 से मैंने फिर फील्ड में आ गई तो टाइम ही नहीं लगा मेरे को। बीच में जैसे उनको कभी लगता था कि भाई इसमें टेक्निक्स में कुछ दिक्कत है या कुछ है, वो वीडियो कॉल करके मुझे पूछ लिया करते थे या फ़ोन करके पूछ लिया करते थे, लेकिन अभी पूरी तरह से संचालित हस्बैंड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जिन छात्राओं को आपने ट्रेन किया होगा वो अभी मिलती रहती होंगी आपसे? जी बिल्कुल, जैसा अभी 2 बच्चे अभी आए थे मिलने के लिए। हाँ। ये उनमें से 2 बच्चे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे प्रशिक्षित करते हैं आप वहाँ एकेडमी में? क्या प्रशिक्षण में क्या कुछ इक्विपमेंट्स भी हैं? हाँ, मतलब जैसे हम जूडो से रिलेटेड है तो जूडो के मैट्स हैं वहाँ पर, वेट ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। और क्योंकि मेरा घर थोड़ा पहाड़ी पर है तो वो हिल रनिंग वगैरह वहाँ सब हो जाती है। बहुत बढ़िया। इसके लिए कुछ धन की भी आवश्यकता होगी, तो कुछ कंट्रीब्यूशन, चंदा वगैरह कहीं से शुरू मिला? में तो ये था कि मेरे को कॉमनवेल्थ के पैसे मिले थे, तो वो मेरे पास पैसे पड़े थे 6-7 लाख रुपया। तो वो मैंने जो एफडी थी तोड़ा के मैंने वो मैट मंगाए थे, वो नीचे जो होल था हमारा उसको रेडी करा था। श्री ब्लिस करके हम लोगों ने संस्था डाली, लेकिन हम उसमें पैसा किसी से नहीं ले रहे अभी। बहुत बढ़िया। तो मतलब स्वयं के धन से, स्वयं के कमाए हुए पैसों से हाँ, जो पैसा आप ये परोपकार का काम कर रही हैं, ये गुण कहाँ से आया आप में? ये हम तो बहुत ही आश्चर्यचकित इन बातों को। जो पैसा स्पोर्ट्स से मिला स्पोर्ट्स में लगा दिया, ये सोच के लगाया कि बहुत सारी बिट्टू शर्मा बन जाएंगी। अरे वाह 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 वाह, हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है आप। और इस जमाने में अगर एक महिला पुलिस ऑफिसर दूसरी महिलाओं के बारे में, बच्चियों के बारे में सोचे, वाकई आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। इसके आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। आपके इस भले काम में डेफिनेटली कुछ रुकावटें आई होंगी, क्योंकि जब आप भला काम करेंगी वो रुकावटें आती है। शायद अपने विभाग से आ जाए, हमारे उच्च अधिकारी से आ जाए या समाज से आ जाए। उनका कैसे सामना किया आपने? नहीं, अधिकारियों से तो नहीं आई, क्योंकि मैं पीएचक्यू में थी तो उस टाइम पे अशोक अवस्थी साहब थे एडीजी हमारे, तो ट्रेनिंग में थी मैं, तो मैंने उनसे परमिशन ली हुई थी कि सर मैं 6-6:30 तक ऑफिस से चली जाया करूँगी, उसके बाद मैं ब्लाइंड बच्चों को ट्रेनिंग दूंगी। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था कि नहीं तुम करो, अच्छा काम है ये तो, क्योंकि ट्रेनिंग में ना बहुत सारा काम मैं ही देखती थी वहाँ पर। और एडीजी साहब थे हमारे अशोक अवस्थी साहब, उनको बहुत ट्रस्ट था कि बहुत, क्योंकि उस टाइम पे क्या कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर डीएसपी को इनके एग्ज़ाम कराने, कंडक्ट कराने, बहुत गोपनीय काम मेरे पास था, तो मैं पूरा कंप्लीट करती थी, उनसे परमिशन ले रखी थी। बट कभी कभी ऐसा होता था कि क्योंकि उस वक्त जब हमने एकेडमी स्टार्ट की थी, जो बच्चे थे ये बहुत लोअर तबके से आए थे हमारे पास, और कई बार नेशनल जाने के लिए टिकट के भी पैसे नहीं होते थे बच्चों के पास, तो हम लोगों को ही अरेंज करने पड़ते थे। क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड उसमें थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, उन्होंने वो जॉब छोड़ के ही हम लोगों ने एकेडमी चालू की थी, क्योंकि उनकी पोस्टिंग आसाम में थी, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी कि मम्मी पापा हम लोग साथ में थे इधर, वो उधर थे। तो मतलब जो घर में मम्मी पापा की पेंशन आ रही थी और जो मेरी तनख्वाह थी, उसी से हम लोग करते रहते थे। क्या कहा जाए, ये सुना था सिर्फ, मगर आज देखा हमने कि इतनी दमंग, डायनेमिक, एनर्जेटिक महिला के पीछे इतना नम्र दिल होगा उसके अंदर, ये पहली बार हमने देखा है। इसके लिए आप काबिल तारीफ मैडम, हम आपको बधाई देते हैं इसके लिए। हम ये जानना चाहेंगे, इस अचीवमेंट यहाँ तक आने में, आपकी जर्नी में कोई ऐसा केस जिसको सुलझाने में आपको कभी मुश्किल आई हो, जिसके लिए आपको दिन रात जागना पड़ा हो? कभी आपने सोचा होगा कि इस केस को छोड़ दें यार, ये हो नहीं पा रहा, अब ऐसा कोई मौका आया? बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन मैंने छोड़ने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। मुश्किल इसको कहते हैं बिट्टू शर्मा। हाँ, कह सकते हैं। अगर काम पकड़ लिया तो इसको पूरा होना है, पूरी शिद्दत से होना है। मतलब कोई मर्डर हो गया तो उसको सुलझाना बहुत आसान थोड़ी होता है, नहीं होता। और कोई उड़ीसा में हुआ है, कोई यूपी में हुआ है, कोई बिहार में हुआ है, 14 मर्डर भोपाल के एमपी में हुए हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये। और बहुत मुसीबतें आती हैं,
बहुत संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन मुझे समझ में आया था कि हाँ, अगर यहाँ मुसीबत आ रही है तो ये चीज़ सक्सेसफुल होएगी, मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। तो मैं वो हिम्मत नहीं छोड़ती हूँ। जब मैं कोतवाली CSP थी, उसी वक्त पे ऐसी ऐसी चीज़ें आई, अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो 100 साल से पहले 200 साल तक भी ऐसा कोई चीज़ आई नहीं होगी। जैसे उनमें कोरोना काल बहुत महत्वपूर्ण है। बॉर्डर पे खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको उसकी बॉर्डर लाइन मालूम है, चाहे वो चाइना से लगी हो, चाहे वो पाकिस्तान से लगी हो, चाहे कोरिया से लगी हो। यहाँ हमें बताना पड़ रहा था घरों में रहो, सुरक्षित रहो। लोग घरों में ही नहीं रह देते हैं, तो हमें अपने ही लोगों को घरों में अंदर करना पड़ रहा था। और कोरोना जब हुआ तो पुलिस की जो धूमिल छवि थी वो भी साफ हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुलिस ने ही काम किया उसमें। तो ऐसे कोई मतलब, तो आपने जैसे बोला कि छोड़ने वाली बात, छोड़ने का तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो ये सोचा कि जो काम मिला है उसको सक्सेसफुल करके वापस करना है। बहुत बढ़िया। मतलब असंभव कोई चीज़ नहीं होती। कोई असंभव नहीं है। कोई चीज़ अगर हुई है तो असंभव के लिए नहीं हुई, वो होने के लिए हुई है। असंभव मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है, इम्पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, तो उसमें से एम हटा दिया, पॉसिबल ही पॉसिबल है जी। सर। वो कुछ भी करके पॉसिबल करना उस काम को। दैट्स वेरी गुड। आगे, इसके आगे अगर हम और बढ़ते हैं, इस क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं हैं या जो हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? विशेषकर जो बच्चियां आज तैयार हो रही हैं या जिनको आपने ट्रेनिंग दी है, या जो बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, आपका इंटरव्यू देख रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ बच्चियों को, बहनों को और माताओं को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। बच्चियों के हाथ में हमारा आगे आने वाला भविष्य देश का। आप खुद से ईमानदार हो जाइए, टारगेट मेंटेन कर लीजिए, अपना लक्ष्य बना लीजिए। स्वयं भगवान आपके साथ खड़ा होगा। और मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि भगवान आपके साथ खड़ा होगा, आप सक्सेस होएंगी। किसी माई के लाल में दम नहीं कि आपको रोक दे किसी भी काम के लिए। उसके लिए आपको दृढ़ निश्चय और ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रगल ही सफलता का दूसरा नाम है। ये थी हमारे साथ हमारे क्षेत्र की जानी मानी हस्ती श्रीमती बिट्टू शर्मा, जो हमारी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और बहुत ही दमंग हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। पुलिस की छवि को सुधारने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और इस क्षेत्र में ही नहीं, इनका जो उदाहरण जहाँ जहाँ भी ये रही हैं, इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। इसके लिए हम मैडम को बधाई देते हैं। थैंक यू सर। आज इतना ही। आगे देखते रहिए आप न्यूज़ आवर चैनल से।